चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें। तो चैप्टर का नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारा पहला चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया। आपके हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और आपके 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री के सातों चैप्टर इस हेरिटेज के ऊपर ही डिपेंड है। तो हम लोग इस चैप्टर में हेरिटेज क्या है उनके बारे में जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। और ये वीडियो में थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपके स्क्रीन पर अब पूरे सेंटेंस सब नहीं, सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे और उन वर्ड्स के बारे में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ध्यान से सुनना ये वीडियो। देखो, अगर हम लोग शुरू करें ना हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया के बारे में कहा जाए तो इंडिया हमेशा से इसको जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक स्पेशल पोजीशन मिली है। इंडिया को जो है वो ये पूरी वर्ल्ड काफ़ी जो है वो ये रिस्पेक्ट देती है। इंडिया की पोजीशन भी जो है वो ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इंडिया के लिए कहते हैं कि भाई वो नेचुरल बाउंड्रीज से जो है वो ये घिरी हुई है। उसकी चारों तरफ नेचुरल बाउंड्रीज है, चारों तरफ, है ना। क्योंकि नॉर्थ में जो है वो ये हिमालय आया हुआ है पूरा बाउंड्री बनकर, हिमालय नेचुरली, और उसके जो है वो ये बाकी के तीनों साइड पर सीज और ओशंस आए हुए हैं, समुद्र आए हुए हैं। तो इंडिया नेचुरली भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में जो है वो ये बना हुआ है। और इंडिया हमेशा से जो है वो ये सोने की चिड़िया कहलाता था। हमेशा से इंडिया को जो है वो ये सोने की चिड़िया कहते थे। इंडिया को इतना जो है वो ये ऑस्पिशियस, इतना पवित्र माना जाता था कि आज भी कितनी सारी जगहों पर कुछ जो है, अगर कुछ वो कहते हैं ना कि अगर हवन वगैरह करवाया जाता है, कुछ पूजा पाठ किया जाता है, तो आज भी भारत देश के लिए जो है वह कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे भारतवर्ष, भारत खंड कहते थे, जम्बू द्वीप, आर्यव्रत, ऐसे शब्द वो इंडिया के लिए जो है वो ये यूज़ करते हैं। आज भी कितनी सारी प्लेसेस पर यूज़ किए जाते हैं। भारतवर्षा, भारत खंड, जम्बू द्वीप या तो आर्यव्रत, ये इंडिया के लिए जो है वो ये बोले जाने वाले शब्द हैं। और इंडिया जो है वो ऐसी कंट्री थी जो मैंने जैसे बताया कि सोने की चिड़िया ऐसे कहते थे, और इसकी वजह से इंडिया में बाहर के देश के कितने सारे लोग जो है वो ये इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते थे। डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू ट्रेड, सेटल एंड मिंगल। कि अलग अलग देश मेस्मराइज्ड मतलब कि चौंक जाते थे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, यहाँ की शान देखकर, और इसकी वजह से वो यहाँ पर ट्रेड करने आते, बिजनेस करने आते, यहाँ पर रहने आते। एंड मिंगल्ड मतलब कितने लोग तो यहीं पे ही बस गए हैं। इसी वजह से तो आज इंडिया में देखो ना, तो ना जाने कितने टाइप के जो है वो आपको कल्चर देखना मिलते हैं। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, कितने सारे अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते थे। क्योंकि पहले के टाइम से लोग जो है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होकर और यहाँ की तरफ जो है वो आकर बढ़ते थे। तो वो यहाँ आकर कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इंडिया को अगर एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज उसको अगर रैंक दिया जाए ना, तो कहते हैं एरिया वाइज इंडिया का 7th रैंक है। जितना बड़ा जो है वो ये इंडिया है, बराबर, तो उसको एरिया वाइज 7th रैंक दिया हुआ है। और पॉपुलेशन वाइज इंडिया का 2nd रैंक है। चाइना के बाद इंडिया का 2nd रैंक आता है पॉपुलेशन वाइज। सही बात है ना। एंड इंडिया का अगर रिच एंड वेराइड हेरिटेज अगर कहा जाए, हेरिटेज कहा जाए मतलब कि हमारे हेरिटेज मीन्स कहते हैं कि हमारे कंट्री की जो है वो विरासत, पहले के लोग जो है वो भारत में रहने वाले लोगों के खास कैरेक्टर्स क्या थे, क्या क्या खासियत थी। तो हमारे इंडिया का जो कल्चर था ना, इंडिया के जो लोग थे ना, वो इंडिया के लोग जो हमेशा काफ़ी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ और रिलीजियस बातों में जो है वो ये मानते थे। कहते हैं इंडियन कल्चर ही ऐसा है, इंडिया का ही देश ऐसा है कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को सत्य, चित्त और आनंद का जो है वो ये नॉलेज दिया है। सत्य, चित्त और आनंद, हमेशा सच बोलना, चित्त मतलब मन की ताकत जानना, और आनंद हमेशा जो है वो ये खुशी पाना। ये जो है वो ये नॉलेज पूरी इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को हमारी कंट्री इंडिया ने दी है। इंडिया ही है कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को जो है वो ये नॉन वायलेंस और पीस के बारे में समझाया, अहिंसा के बारे में, शांति के बारे में। ये जो है वो ये शिक्षा, ये जो है वो चीज़ें पूरे वर्ल्ड को हमारी कंट्री ने दी है। सही बात ना। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने इस कंट्री को और ज़्यादा रिच और वेल्दी बनाया है, और ज़्यादा इस देश की शान बढ़ाई है। किससे?
तो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से, अपनी एबिलिटी, अपनी टैलेंट, अपनी स्किल से, मतलब अपनी सोच, अपनी ताकत, अपनी टैलेंट, स्किल से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ना, उन्होंने इंडिया को और ज़्यादा जो है वो ये शानदार बनाया, यहाँ हमारे देश को और ज़्यादा रिच और ज़्यादा वेल्दी बनाया है। क्योंकि इंडिया में आज तक न जाने कितने स्कॉलर्स, कितने सारे जो है वो ज्ञानी लोग, कितने सारे थिंकर्स जो सोचने वाले, कहते हैं विचारक जो कहलाते हैं, कितने सारे आर्टिशंस, सेजिस, मतलब कितने सारे साधु संत, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, न जाने कितने लोग जो है वो ये यहाँ पर आए हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ना, उन्होंने हमारी इंडिया को एक नई जो है वो ये बात सिखाई है हमेशा। और इसी वजह से आज इंडिया की जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज पूरे वर्ल्ड में जो है वो ये इस नॉलेज की तारीफ की जाती है। आज पूरे वर्ल्ड में कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उस सब्जेक्ट का रूट वो हमेशा इंडिया से आया है। कोई भी चीज़ का जो है वो ये आप लोग उसका रूट देख लो ना, मतलब उसकी अगर हिस्ट्री देख लो ना, तो इंडिया में वो चीज़ पहले से ही सब बनी हुई थी, ऐसे माना जाता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी, कैसे थी, वो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम ही है ना, वो दो मेन वर्ड हम लोग समझे। जो वर्ड है कल्चर एंड हेरिटेज। व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज हेरिटेज? तो कल्चर मीन्स क्या? कल्चर मीन्स कहते हैं वे ऑफ लाइफ। अ वे ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी जीने का तरीका, उसे जो है वो ये कल्चर कहते हैं। या तो ऐसे अगर कहें कि कल्चर इज द टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल। तो कल्चर कहलाता है कि जिसमें लोगों की आदतें, उनकी वैल्यूज, उनकी सोच, रीति रिवाज, उनके आइडियल्स, ये सब मिलाकर जो बनता हो ना, इन सब का टोटल वो कल्चर कहलाता है। मतलब हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, हर किसी का अपना अपना कल्चर है, अलग अलग तरह का कल्चर है। और ये कल्चर जो है वो ये हमेशा से जो है वो ये बनता आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बदलता आ रहा है, लेकिन हमेशा से चलता आ रहा है। ये कल्चर हम लोग ऐसे कहते हैं कि लोगों की आदतें कहो, अ वे ऑफ लाइफ, या तो लोगों के जीने का तरीका कहो, वो उसे कल्चर कहते हैं। जैसे देखो, आप लोग अपने घर में जैसे रहते हो, तो आपके घर के कुछ ना कुछ जो है वो रूल्स रेगुलेशंस होंगे। कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो रूल्स आपके परिवार में हमेशा से चलते आ रहे हैं। जैसे देखो, आपके परिवार में कोई ऐसे होंगे कि भाई कोई भी जो है वो ये सपोज कोई ड्रिंक नहीं करते, है ना, कोई जो है वो ड्रिंकिंग की बुरी आदत किसी को भी नहीं है। तो पता है हम लोग जो है वो अपने परिवार के बारे में हमेशा सबको ऐसे कहते हैं कि नहीं भाई हमारा परिवार तो ऐसा है, हमारे परिवार में तो कभी कोई जो है वो ड्रिंक नहीं करता। करते कि नहीं? ऐसी बात करते हैं ना यार, हमारे परिवार में तो हर कोई ऐसे ही रहता है, हमारे परिवार में तो हर कोई ऐसे ही जो है वो खाना खाता है, हमारे परिवार में हर कोई इसी तरह से जो है वो ये काम करता है, हर किसी की ऐसी ही आदत है। होता है कि नहीं? अपने परिवार के बारे में कहते हैं, इसे कहते हैं वे ऑफ लाइफ, जिसमें सब कुछ आ गया। कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, खाने का ढंग, रहने का ढंग, काम करने का ढंग, हर कुछ ये जो है वो ये हमारे कल्चर में आ जाता है। जैसे जो वेस्टर्न लोग हैं, मतलब जो दूसरे देश के जो लोग हैं, वो जैसे कपड़े पहनते हैं तो हम लोग कहते हैं ये तो वेस्टर्न कल्चर है। नहीं कहते कि भाई उनका वे ऑफ लाइफ है, उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका है, ये वेस्टर्न कल्चर है। हम लोग जो यहाँ पर इंडिया में, हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल जब जो है वो क्लोथ्स पहनते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये हमारा इंडियन कल्चर है। मतलब यहाँ के जो है वो ये रहने का तरीका, यहाँ के जो है वो कपड़े पहनने का तरीका। तो हर छोटी छोटी बातों की आदत, उसे जो है वो ये हमारा कल्चर कहते हैं। कल्चर हर रिलीजन, हर पर्सन, हर फैमिली के हिसाब से अलग अलग होता है। तो कल्चर मीन्स क्या, समझ रहे हो ना? आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका, तो उसे जो है वो ये कल्चर कहते हैं। एंड हेरिटेज मीन्स क्या कहते हैं? हेरिटेज मीन्स क्या? तो कहते हैं हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। हेरिटेज मतलब कहलाते हैं एक तरह का विरासत, हम लोग हिंदी में उसे कहते हैं विरासत, कि हमारे फोर फादर्स मतलब हमारे पूर्वज, हमारे जो है वो दादा परदादा, हमारे लिए जो भी वैल्यूएबल गिफ्ट, मतलब जो भी चीज़ें हमें जो है वो ये छोड़ कर जाते हैं, हमें दे कर जाते हैं, उसे हम लोग हेरिटेज कहते हैं। हमारे फोर फादर्स, हमारे दादा परदादा हमें जो भी चीज़ें जो है वो ये देकर जाते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेरिटेज कहते हैं। ये विरासत कहलाई। और विरासत में सिर्फ धन दौलत नहीं आती। मतलब पहले के टाइम में
कि हमारे दादा परदादा तो हमारे लिए बहुत बड़ा बंगला छोड़ के गए हैं, बहुत सारे पैसे छोड़ के गए हैं, ये हमारा हेरिटेज है। तो हेरिटेज में सिर्फ और सिर्फ धन दौलत नहीं आती, आती है वो भी, लेकिन इसके अलावा कि अच्छी आदतें छोड़ के गए हैं, अच्छे वैल्यूज़, अच्छी जो है वो सीख दे के गए हैं, अच्छी सोच हमें दे के गए हैं, कुछ रीति रिवाज दे के गए हैं। होता है ना रीति रिवाज भी, कि भाई जिसमें सालों से जो आपके परिवार में चलता आ रहा है कि हमारे दादा परदादा भी यही करते थे, उनके दादा परदादा भी वही करते थे। तो ऐसी जो चीज़ें हमेशा से चलती आ रही है उसे कहते हैं हेरिटेज, जो हमेशा से चलती आ रही है। और आप भी जब आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसे आप लोग यही चीज़ें सिखाओगे। तो इसे हम लोग जो है वो ये कहते हैं हेरिटेज, मीन्स विरासत। समझ रहे हो बात को? तो देखो, हेरिटेज मीन्स क्या और कल्चर मीन्स क्या, ये पता चला ना। कल्चर एंड हेरिटेज ये दोनों जो है वो ये आपस में जुड़े हुए हैं। हम लोग पूरी ज़िंदगी अपना कोई कल्चर बनाते हैं और वही कल्चर एज अ हेरिटेज अपनी आगे आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं ना। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी बातें सीखी होगी और वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी बातें सीखी होगी और वो लोग आपको सिखा रहे हैं। आप लोग आपकी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसे सिखाओगे। तो मतलब कल्चर जो भी होता है ना, आपने पूरे अपनी ज़िंदगी में जो भी बातें सीखोगे, जो भी आपकी आदतें होगी, जो भी आपकी सोच होगी, जो भी आप जो है वो ये मान्यताएं होगी, मतलब जो भी आप जो है वो चीज़ों में मानोगे या नहीं मानोगे। कोई लोग अंधविश्वास में मानते हैं, कोई नहीं मानते। तो जो अगर मानते होंगे तो उनके जब जो आगे की जनरेशन आएगी तो उन्हें भी वो सिखाएंगे कि नहीं हम मानते हैं ऐसी चीज़ है, तो वो उन्हें भी वही बात बताएंगे। तो कल्चर वो वे ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी जीने का तरीका पूरी ज़िंदगी में सीखा जाता है और उसे ही फिर एज अ हेरिटेज, एज अ विरासत के तौर पर फिर आगे की जनरेशन को सौंपा जाता है। और हमारे इंडिया में हमेशा से ये चलता आ रहा है। तो कैसा है हमारे इंडिया का कल्चर और कैसा है हमारे इंडिया का हेरिटेज, वो अगर हम समझें तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें क्या आता है, टाइप्स ऑफ हेरिटेज। इंडिया का जो हेरिटेज, इंडिया में जो विरासत है ना, जो सदियों से हमारे इंडिया में चलती आ रही है, जो हमारे फोर फादर्स, दादा परदादा से जो है वो ये हमारे आगे हमेशा मिलती आ रही है। तो जो भी हेरिटेज है वो दो टाइप्स में जो है वो ये डिवाइड किए जाते हैं। एक आता है नेचुरल हेरिटेज और दूसरा आता है कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज मीन्स कहलाता है जो नेचुरली मेड हो, जो नेचुरली बना हुआ, नाम से पता चलता है ना। और कल्चरल हेरिटेज मीन्स मेन मेड, कि जो विरासत नेचुरली हमें जो है वो हमेशा से मिलती आ रही है उसे नेचुरल हेरिटेज कहते हैं। और जो मेन मेड है, जो विरासत है मेन मेड, मतलब इंसानों की बनी हुई जो चीज़ें जो हमेशा से हमें मिलती आ रही है, हर जनरेशन को मिलती है, उसे कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। तो इन हेरिटेज के बारे में समझें। सबसे पहले नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया का नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में नेचुरली कौन कौन सी चीज़ें, जिसमें आता है लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। लैंडस्केप मतलब यहाँ की ज़मीन, पर्वत, पहाड़ या फिर रिवर्स। वेजिटेशंस मतलब यहाँ के जो है वो ये प्लांटेशंस एंड फॉरेस्ट। और वाइल्ड लाइफ यहाँ के एनिमल्स। ये सब हमारे हेरिटेज हैं। जैसे लैंडस्केप में एक ही आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ तो वो है हिमालय। बताओ हिमालय हमारा हेरिटेज कहलाया कि नहीं, हमारे लिए विरासत है या नहीं? हिमालय हजारों साल पुराना है और वो हर जनरेशन टू जनरेशन, हर नई नई जनरेशन वो हिमालय के बारे में जानती है ना। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हिमालय को अपनी शान मानते हैं, बराबर ना। तो हमारे इंडिया का वो हेरिटेज कहलाया ना, हर आगे आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें नेचुरली मिलती हैं। ये हमारा नेचुरल हेरिटेज है। जिनमें देखो कि इन नेचुरल हेरिटेज में सबसे पहले हम लोग समझें तो वो आता है लैंडस्केप के बारे में। लैंडस्केप मतलब यहाँ के जो है वो ये ज़मीन कहो, पर्वत कहो, ये सब जो है वो लैंडस्केप में आते हैं, है ना, ज़मीन का एरिया। जैसे कि हिमालय का मैंने आपको एग्जांपल दिया। हिमालय जो है वो कितना शानदार है, एकदम बर्फ़ से ढका हुआ, इतने सुंदर जो है वो ये वहाँ पर फॉरेस्ट आए हुए हैं, इतने सुंदर वहाँ पर जो है वो ये प्लेसेस हैं कि नहीं। और उन्हीं हिमालय में से कितनी सारी नदियाँ बहती हैं, जो नदियाँ जो है वो ये पूरे भारत को पानी देती है। तो वो लैंडस्केप हमारे लिए कितना जो है वो ये ब्यूटीफुल है। इसके अलावा यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर उस हिमालय के एक लैंडस्केप में कितने सारे पिलग्रिम प्लेसेस हैं। पिलग्रिम प्लेसेस मतलब यात्रा स्थल, जैसे कि वहाँ पर अमरनाथ, बद्रीनाथ,
केदारनाथ है कि नहीं, नंदा देवी, कितने सारे जो है ये ऐसे माउंटेन्स, ऐसी जो है ये प्लेसेस वो इन हिमालय में आई हुई हैं। और इंडिया में सिर्फ ऐसा हिमालय है नहीं, कितने सारे प्लेसेस हैं हमारे। आपके गुजरात में देखो तो गुजरात में सापुतारा, पावागढ़, फिर जो है ये आबू अंबाजी, तो ऐसे कितने सारे, सिर्फ ये तो गुजरात का एग्जाम्पल, ऐसे तो हर स्टेट में या तो कितनी बार तो कितनी सारी सिटीज़ में जो है ये ऐसे प्लेसेस आए हुए हैं। और ये प्लेसेस सालों से वहाँ पर हैं, हजारों सालों से वहाँ पर हैं और हमेशा रहेंगे, हर जनरेशन को ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब हमारे नेचुरल हेरिटेज में आता है ना। सबसे पहले जो है वो लैंडस्केप, और नेचुरल हेरिटेज में दूसरा आता है, वो आता है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स भी तो नेचुरली है ना। हमारे इंडिया में जो है वो ये कितनी सारी जो है वो ये नदियाँ आई हुई हैं। कहते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में जब पहली ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी ना, सबसे पहला ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसानों ने जहाँ पर रहना शुरू किया था, पता है, मोहनजोदड़ो जो प्लेस कहते हैं जहाँ पर सबसे पहले रहना लोगों ने शुरू किया था, तो वो भी तो नदी के पास का ही एरिया था ना। तो ऐसा कहते हैं रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, उनके पास से ही लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया। इसके अलावा हमारे भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, तापी, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी कितनी सारी जो है वो ये नदियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। इन नदियों का सिर्फ एक दो यूज़ थोड़ी है, न जाने कितने जो है वो ये तरह से इन नदियों का हम लोग यूज़ करते हैं। पीने का पानी यहाँ से मिलता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के कामों के लिए पानी जो है वो नदियों से मिलता है, खेती के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वाटरवेज में मतलब ट्रांसपोर्ट में भी नदियों का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप कोई भी छोटा मोटा काम करो तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी तरह का काम हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो तो भी पानी चाहिए, आप लोगों को कोई फैक्ट्री में काम करना हो तो भी पानी चाहिए। तो हर एक काम के लिए जो भी पानी चाहिए, उनका भी मेन सोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिवर्स को ही माना जाता है। तो नदियाँ भी तो हमारे देश में इतनी ज़रूरी है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं ना, तो नदियाँ जो है, रिवर्स जो है, वो कोई भी प्लेस को एकदम ब्यूटीफुल बनाती है। आप कोई भी जगह पर जनरली कहीं घूमने जाओ और सडनली आपको कहीं नदियाँ दिखाई दे तो कितना सुंदर लगता है वो नज़ारा। नदी का नज़ारा ही जो है वो कितना सुंदर लगता है। और हमारे इंडिया में तो नदियों को इस तरह से जो है वो देखा जाता है कि कितनी प्लेसेस पर इन रिवर्स की जो है वो प्रेयर भी की जाती है। एक ऑस्पिशियस वे में, एक सैक्रड वे में जो है वो रिवर्स को मानते हैं, एक पवित्र मानते हैं। गंगा नदी को जो है वो हमारे इंडिया में सबसे पवित्र नदी जो है वो ये मानी जाती है। तापी, नर्मदा जैसी नदियां हैं कि जिनकी जो है वो हमेशा से प्रेयर करते हैं, हमेशा से पूजा की जाती है। तो बताओ कि रिवर्स का भी हमारी इंडिया में कितनी इम्पोर्टेंस है। सही बात ना। तो नेचुरल हेरिटेज में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आता है रिवर्स। इसके अलावा नेचुरल हेरिटेज में आता है, वो आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब यहाँ के जो है वो ये प्लांटेशन, फॉरेस्ट। हमेशा से अगर यहाँ पर कहो ना तो इंडिया में फॉरेस्ट भी जो है वो ये बहुत सारे हैं। और जितने भी अदर लिविंग थिंग्स हैं ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन वेजिटेशन, इन फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। हम ह्यूमंस, हमें कितनी सारी चीज़ें जंगलों से मिलती है, खाना वगैरह मिलता है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ा वगैरह मिलता है, वो एनिमल, बर्ड्स वगैरह, इन सब के लिए भी जो है वो ये रहने की जगह और खाने पीने की जगह ये फॉरेस्ट ही है। और इन फॉरेस्ट के अलावा जो ट्रीज़, जो प्लांट्स, जो एग्रीकल्चर में भी जो प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उनमें से कितने सारे ट्रीज़, कितने सारे प्लांट्स को हमारे इंडिया में सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो है वो ये बनियन ट्री और पीपल ट्री था ना, पीपल के पेड़ का जो है वो ये, और बनियन ट्री की जो है वो ये वर्शिप की जाती है, उनकी पूजा की जाती है ना। वट सावित्री का व्रत आता है, उस वक्त जो है वो ये बनियन ट्री की जो है वो ये प्रेयर करते हैं, होता है ना। मतलब पेड़ों की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। इतना जो है वो ये हमारे इंडिया में, ये कहते हैं हमारे इंडिया का कल्चर ऐसा है, इतनी शान है हमारे इंडिया की। इसके अलावा कितने सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है। मेडिसिनल मतलब एज अ मेडिसिन, दवाओं की तरह जो है वो ये उनका यूज़ होता है ना। जैसे कि देखो हरडे, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अर्डोसी, नीम, ऐसे कितने सारे जो है वो प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू है, दवा की तरह उनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा कितने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है वो ये हमारे यहाँ पर तैयार होते हैं, कि जिनको जो है वो सजाने के लिए
आसपास के जो है वो एटमॉस्फेयर को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि रोज़, लोटस, मोगरा, डमारो, सनफ्लावर्स, चंपा, जूही, जास्मिन, कितने सारे जो है वो ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा जो है वो ये ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो मतलब वेजिटेशंस का भी तो हमारे इंडिया में इतना इतना यूज़ है, इतनी इम्पोर्टेंस है। तो ये भी हमारा नेचुरल हेरिटेज है। ये वेजिटेशन कोई आज के बने हुए नहीं हैं, हज़ारों सालों से ये वेजिटेशंस तैयार होते आ रहे हैं और हमेशा हमें हमेशा से मिले हैं और हमारी आगे की जनरेशन को भी मिलते रहेंगे। इसी वजह से तो इसे हेरिटेज कहते हैं और ये नेचुरली बने हुए हैं, इसलिए ये नेचुरल हेरिटेज कहलाता है। इसके अलावा आता है वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा क्या, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब कहलाते हैं यहाँ के एनिमल्स। हमारे इंडिया के लोग तो हमेशा से ही नेचर लवर कहलाते हैं। नेचर लवर मतलब जो है वो ये नेचर को, प्रकृति को जो है वो ये पसंद करने वाले। यहाँ पर कितने सारे जो है वो ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं, कितने सारे टाइप्स के, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूज, लिजार्ड, पॉर्क्यूपाइन, कितने सारे तरह के एनिमल्स जो है वो ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इवन के कितने सारे तो ऐसे भी एनिमल्स हैं कि जो और कोई प्लेस पे ना होकर इंडिया में देखने को मिलते हैं। जैसे आपको पता है एशियन लायंस, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में लायंस सिर्फ हमारे इंडिया के गिर के जंगलों में देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। इनके अलावा एनिमल्स को हमारे यहाँ पर अगर रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखें ना, तो कितने सारे गॉड गॉडेसेस हैं, मतलब हमारे हिंदू रिलीजन में कितने सारे देवी देवता हैं कि जो अपने व्हीकल्स एज ए एनिमल जो है वो बनाते हैं। मानते हैं ना, देवी देवताओं के व्हीकल्स, उनके जो है वो ये वाहन, वो कितने सारे जो है वो ये एनिमल्स हैं, है कि नहीं। इवन इन एनिमल्स को, कितने सारे एनिमल्स को जो है वो ये सैक्रेड, पवित्र भी मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर काऊ, गाय को जो है वो ये माता की तरह पवित्र जो है वो ये माना जाता है। तो ये वाइल्ड लाइफ, ये एनिमल्स भी तो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट्स है ना। और इनके साथ भी कितने सारे जो है वो कल्चर, कितनी सारी मान्यताएं, कितने सारे रीति रिवाज जो है वो ये इन एनिमल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमारे कल्चरल हेरिटेज में जो है वो ये एक आता है। तो देखो नेचुरल हेरिटेज में ये चार चीज़ें जो है वो ये हमने समझी, लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये चार चीज़ें हमने समझी। अब ये देखा हमने नेचुरल हेरिटेज के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो वो आता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज मतलब कहलाता है मेन मेड हेरिटेज, कि जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है और सदियों से जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें जो है वो ये सबको मिलती आ रही है, तो उसे कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। ध्यान रखना, जो सदियों से जनरेशन टू जनरेशन लोगों को मिलती आ रही है तो उसे कल्चरल हेरिटेज कहते हैं और लोगों की बनी हुई है ना। हेरिटेज मतलब तो वही जो विरासत में मिलती है, लेकिन लोगों की बनी हुई चीज़ें। तो अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो कितने सारे तरह के लोग जो है वो यहाँ पर आकर बसे हुए थे। आर्यंस, क्षत्रप, हुन्स, पर्शियन, तुर्क पीपल, अरब, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एटसेट्रा, कितने सारे लोग, कितने सारे दुनिया के अलग अलग लोग इंडिया में आकर रहे और हमेशा से यहाँ पर बस गए। और उन्होंने अपनी होशियारी, अपनी जो है ये टैलेंट, अपनी स्किल से ना जाने कितनी सारी चीज़ें बनाई है ना। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम लोग देखें। और तो अगर हम लोग कहें ना कि हमारे कल्चरल हेरिटेज कितना पुराना है, उसका एक एग्जांपल अगर सिर्फ देखें ना, तो हमारा कल्चरल हेरिटेज अप्रोक्सीमेट 5000 ईयर्स ओल्ड है, 5000 साल पुराना आज से। क्योंकि कल्चरल हेरिटेज के बारे में सबसे पहले कुछ चीज़ें वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानते हैं। कहते हैं ना, लोगों का रहना सबसे पहले जो है वो ये यहाँ से शुरुआत हुआ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी के आसपास जो भी जो है वो जगह बनी थी, जो भी सिटीज़ बनी थी, वो सब इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हैं, जो करीबन 5000 साल पुरानी है। आज तो वो सब खंडर हो चुके हैं, लेकिन जब उनके बारे में रिसर्च की गई ना, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली। 5000 साल पुरानी चीज़ें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली, जैसे कि फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, कितनी सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ। इमेजिन करो 5000 साल पुरानी,
कितनी सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ह्यूमंस इंसानों की मूर्तियाँ, एनिमल्स की, सेवरल टॉयज, कुछ खिलौने मिले। सोचो उस वक्त बनाते होंगे जो मिट्टी से। स्कल्पचर्स ऑफ बियर्डेड मैन, एक एक दाढ़ी वाले इंसान का जो है एक स्कल्पचर मतलब एक मूर्ति बनी हुई मिली। स्टैच्यू ऑफ डांसर एटसेट्रा, कि एक डांसर का स्टैच्यू। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो 5,000 साल पहले बनी हुई थी वो हमें मिली, और उन्हें आज के टाइमिंग में हमारे इंडिया के अलग अलग म्यूज़ियम में जो है वो ये उसे संभाल कर रखा हुआ है, कि जिससे जिससे हम लोगों को नॉलेज मिले कि देखो हमारे इंडिया का हेरिटेज कितना पुराना है। 5,000 साल पुरानी भी जो है वो चीज़ें हमारे इंडिया में है। सही बात ना। तो ये इन सब चीज़ों को, जो है मूर्तियाँ हैं, जो टॉयज़, जो स्कल्पचर, जो स्टैच्यूज़ बने हुए हैं, ये सब हमारे कल्चरल हेरिटेज आते हैं ना। ये सब मेन मेड है ना, नेचुरली नहीं बने हुए। इसके अलावा कल्चरल में क्या आता है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हमारे इंडिया में फेमस है? तो फिगर ऑफ बुलक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन ईरा, एक मौर्यन ईरा का बहुत ही जो है वो स्ट्रेंज स्कल्पचर, स्ट्रेंज कह सकते हैं, एक स्कल्पचर मौर्यन ईरा, मौर्य जाति के राजाओं ने बनाया था, जो बुलक और लायन का एक जो है वो फिगर, एक ड्राइंग है ना, एक स्कल्पचर बनाया। और वो भी कैसे? ऑन एन इन्वर्टेड लोटस, लोटस है, लोटस जो फ्लावर आता है उसको इन्वर्टेड, उल्टा लोटस है, और उसके ऊपर कोई बुलक या तो कोई लायन जो है वो खड़ा हुआ है, ऐसा एक स्टैच्यू बना हुआ है, ऐसा एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो ये उस टाइम का जो है वो ये समझो ना कल्चर बताता है ये। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, गौतम बुद्धा का स्टैच्यू जो मेडिटेटिव फॉर्म, मेडिटेटिव मतलब ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, एकदम ध्यान में जो है वो ये बैठे हुए गौतम बुद्धा का एक स्टैच्यू, वो हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। इसके अलावा कलखंड स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, जैन जाति के जो तीर्थंकर्स हैं उनके कलखंड स्टैच्यूज, ये भी इंडिया में फेमस है। इसके अलावा केव्स ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डिनेस्टी, राष्ट्रकूटा डिनेस्टी उन जाति के जो राजा थे उन्होंने केव्स ऑफ इलोरा बनाई थी। इलोरा केव्स, और सिर्फ इलोरा ही नहीं, अजंता, इलोरा, एलिफेंटा केव्स, ये सब चीज़ें भी हमारे यहाँ पर जो है वो ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये सब मेन मेड थिंग्स हैं जो आज भी लोग जो है वो देखने जाते हैं कि ये हमारे इंडिया का हेरिटेज है, हमारी इंडिया की हिस्ट्री है ये चीज़ें। इसके अलावा कितने सारे पैलेसेस मतलब महल, आज देखो तो राजा महाराजा, जो पहले राजा महाराजाओं का राज चलता था, तो वो हर एक जगह पर उन्होंने अपने अपने महल बनाए थे। तो कितने सारे महल हैं, पैलेसेस, बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, स्तूपाज, विहाराज, चैत्याज, टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्ब, फोर्ट, गेट एटसेट्रा, कितनी सारे प्लेसेस। स्कल्पचर्स मतलब जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई हुई हो, स्तूपाज बुद्ध भगवान के जो मंदिर होते थे उन्हें स्तूपास कहते हैं। डिटेल में इनको आगे समझेंगे हम लोग। विहाराज और चैत्याज जो बौद्ध जाति के, जो जैन जाति के जो मंदिर होते उनमें उनके रहने की जगह, उनके प्रेयर करने की प्लेसेस, वो विहाराज चैत्याज कहलाते। देखेंगे हाँ, इनके बारे में आगे चैप्टर में काफ़ी डिटेल में आएगा। टेम्पल्स, मॉस्क्यूज जो मस्जिद बनाई जाती है, टॉम्ब जो मकबरा कहते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो उनके ऊपर जो है, उनकी डेड बॉडी के ऊपर पूरा जो है ये पैलेस या कोई प्लेस बनाते थे, जैसे कि ताजमहल, वो एक टॉम्ब ही तो है ना। या तो फोर्ट्स, किले बनाते, बड़े बड़े गेट बनाते। ये सब चीज़ें मेन मेड हैं कि जिससे हमारे इंडिया की पहचान है। सोचो ये चीज़ें ना होती ना तो शायद इंडिया की कोई पहचान ही नहीं होती। सही बात। आप कोई भी प्लेस में जाओ क्या भाई, ये शहर घूमने जाते हैं, ये शहर में क्या देखने लायक है, तो यहाँ पर ये राजा का महल है ना, यहाँ पर ये ताजमहल है, यहाँ पर ये इतना बड़ा मंदिर है देखने लायक। बताओ, ये सब हज़ारों सालों पुराने बने हुए, तो आज इन्हीं की वजह से तो हमारे इंडिया की पहचान होती है ना। तो यही तो हमारे सही हेरिटेज कहलाते हैं। इसके अलावा मेन मेड चीज़ों में दूसरे आते हैं कि अब जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, जो भी आज़ादी की लड़ाई के वक्त जो जो प्लेसेस को यूज़ किया गया था, या जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई में जिन जिन जगहों का बहुत स्पेशल यूज़ हुआ था, उन्हें भी अब कल्चरल हेरिटेज में माना जाता है। जैसे कि हमारा साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन जो कोलकाता में है, दिल्ली एटसेट्रा। ऐसी कितनी सारी प्लेसेस जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट में यूज़ हुई थी,
तो उन्हें भी अब कल्चरल हेरिटेज माना जाता है। और दूसरा कल्चरल हेरिटेज जो मेन मेड चीज़ें हैं उन्हें क्या मानते हैं, उनमें आते हैं डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। इंडिया में हुई डिस्कवरीज मतलब जो जो खोज इंडिया में हुई थी उन सब खोज को भी हम लोग कल्चरल हेरिटेज मानते हैं। और इंडिया में कितनी सारी चीज़ों की जो है वो खोज हुई थी, जैसे कि लैंग्वेजेस, कितनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में बनी, स्क्रिप्ट्स, डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, पता है ना, जो आर्यभट्ट ने ज़ीरो पूरे वर्ल्ड को कहाँ से दिया, हमारे इंडिया में ही तो वो बना था ना। मैथमेटिक्स की शुरुआत, कैलेंडर्स जो बने थे, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, युद्ध लड़ने की कला, चैरियट जो रथ बनते थे, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी मतलब एनिमल्स के लिए जो स्टडी की जाती थी, बॉटनी मतलब प्लांट्स की स्टडी कहते हैं, वास्तुशास्त्र, रिलीजियन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेगिस्लेशन। तो ये कितनी सारी चीज़ें जो हमारे इंडिया में तैयार हुई, और ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि जब हमारी इंडिया में बनी ना तो यहीं से ही सीख लेकर फिर पूरे वर्ल्ड में जो है वो लोगों ने सीखा था। और ये सब चीज़ें मेन मेड हैं, इसलिए ये सब चीज़ें किस में आते हैं, कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। तो हमने हेरिटेज जो कहते हैं ना, विरासत, जो सालों से हमारे देश में चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा, हमेशा ये चीज़ें चलती रहेगी। इन हेरिटेज में हम लोगों ने दो टाइप के हेरिटेज देखे, नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज। अब इन हेरिटेज की आगे की इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे के वीडियोज़ में फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू।